228 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये दोस्तों हमारा क्या है, पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है, मैंने आपको पहले ही 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दिए। कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, इस वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा, तो 2 नंबर वाले आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे। आगे में दोस्तों आपको 3 नंबर वाले, फिर आगे आपको 4 नंबर वाले, और उसके साथ ही वस्तुनिष्ठ भी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो अगर मेहनत, सच्ची सोच और न हार मानने का जुनून हो, तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने घुटने टेक देती है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चित्रमय प्रदर्शन के 2 लाभ बताइए। जो चित्रमय प्रदर्शन, पहले तो चित्रमय प्रदर्शन क्या होता है यही आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था चित्रमय प्रदर्शन क्या होता है। आंकड़ों या जो हमारे समंक होते हैं, डाटा होता है, उसको यदि हम क्या है तस्वीर के रूप में, चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तुम्हारा चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। अगर पूछा जाए तो आपको ये बता देना है। अब इससे लाभ क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है कि पहला तो आप ये एक बात जानते होंगे, जैसे कोई चीज थ्योरी में लिखी है तो आपको क्या है कम समय याद रहेगी, लेकिन यदि कोई आपको डायग्राम अगर दिखा दिया जाए तो आपको क्या है लंबे समय तक याद रहता है। यानी आप जानते हैं कि जो अंक इस प्रकार से थ्योरी लिखी हुई है ये हमें कम याद रहेगी, लेकिन इसी के चित्र में आपको दिखा दूं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो चित्र के ज्यादा ही फायदा होते हैं। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि अधिक समय तक स्मरणीय समंकों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है। इसके विपरीत चित्रों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिक समय तक याद रखते हैं। यानी थ्योरी है जो डाटा को क्या है डायरेक्ट अगर आपका दिया हुआ है बस तालिका के रूप में दिया लिखा हुआ है तो आपको याद नहीं रहेगा लंबे समय तक, लेकिन जो चित्र के रूप में रहेगा तो आपको अधिक उसका जो निष्कर्ष होगा अधिक समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट है, समय व श्रम की बचत। चित्रों की सहायता से समंकों को समझने व उसके निष्कर्षण निकालने में बहुत कम समय व परिश्रम की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अगर जो चित्रात्मक प्रदर्शन है, जो डाटा हमारा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, तो उसके जो निष्कर्ष निकालना क्या हो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और कम समय में काम हो जाता है। ओके, तो ये रहता है। तो पहले मैं समझ लीजिए समय की बचत होती है, समय की बचत होती है, इसके साथ ही और हमें जो क्या है लंबे समय तक डाटा याद रहते हैं, डाटा का निष्कर्ष याद रहता है। नेक्स्ट हमारा समांतर माध्य किसे कहते हैं। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ प्योर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद करते रहिएगा। तो समांतर माध्य क्या है, किसी श्रृंखला के मदों के मूल्य को जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या को समांतर माध्य कहते हैं। किसी श्रृंखला है, कोई भी श्रृंखला में दी हुई है, उसमें जितने मद है, मद यानी जितनी पद हैं, उन पदों के मूल्य को जोड़ेंगे, फिर जितने भी पद हैं उनकी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमारा क्या है समांतर माध्य निकल कर आ जाता है। जैसे आपका 2, 4 एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये आपको परिभाषा याद करने से ज्यादा आपका ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ऑब्जेक्ट इसी प्रकार से पूछा जाता है, इस प्रकार से आपको लिख दिया जाएगा 2, 4, 6, 2, 1, ये आपको लिख दिया। अब पूछा जाएगा इसका समांतर माध्य बताएं। इस टाइप से क्वेश्चन आपका क्या है आपका एक वाक्य में पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, कैसे समांतर माध्य निकालना पड़ता है, जितने भी हमें मद दिए, जितने भी पद दिए हैं उनका हमें योग करना है। तो जोड़ देना है 2, 4 हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 2 जगह 14 और 1 15, हमने जोड़ दिया तो टोटल आया इनका 15, इन सभी पदों का योग आया 15। फिर आपको भाग लगा देना, किससे भाग लगा देना है, जिनकी जितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी मैं पद दिए, कितने 5 पद है तो 5 का भाग लगा दो, 15/5 हो जाएगा, यानी आपका 3 हो जाएगा समांतर माध्य। और समांतर माध्य की परिभाषा समझ गए, किसी श्रृंखला के मदों को मूल्य को जोड़कर क्या है उनकी संख्या में भाग देने से प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं समांतर माध्य कहते हैं। निकालना भी आपने देख लिया, इस प्रकार बिल्कुल सिंपल रहता है। और आपका एक वाक्य में आप वस्तुनिष्ठ में पूछा जा सकता है, आपको इस पर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका समांतर माध्य बताओ। आपको करना है सबको जोड़ देना है और जितने इनके नंबर दिए हैं, ओके 5 पद दिए हैं, उनका आपको भाग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप लिखिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप कौन कौन सी है, समांतर माध्य, मध्यिका है और बहुलक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक होती है, तीनों तैयार करके रखना है। ओके, जैसे धनात्मक एवं ऋणात्मक से संबंध में अंतर बताइए। तो धनात्मक ऋणात्मक से संबंध में अंतर आपका दिया है, यदि एक चर में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे के चर में वृद्धि या कमी हो, अर्थात दोनों चरों में समान दिशा में परिवर्तन हो, तो यह क्या है धनात्मक से संबंध कहलाता है। ऋणात्मक से संबंध, एक चर में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे चर में वृद्धि या कमी हो, अर्थात दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, तो आपका जो ये है ऋणात्मक से संबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मूल्य में वृद्धि होने पर मूल्य पूर्ति में वृद्धि होना, ये आपका धनात्मक से संबंध। ऋणात्मक से संबंध में वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग में कमी आना, ये होता है आपका ऋणात्मक से संबंध। और जबकि मूल्य में वृद्धि होकर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो आपका धनात्मक से संबंध। बिल्कुल सिंपल है, धनात्मक में यानी दो जो चर है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं,
अगर एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में भी वृद्धि हो रही है, एक चर में कमी आ रही है दूसरे चर में भी कमी आ रही है, यानी दोनों चर क्या है समान दिशा में चलते हैं, क्योंकि समान दिशा में क्या है उनका परिवर्तन होता है, तो वो धनात्मक से संबंध। क्योंकि ऋणात्मक से संबंध में क्या होता है, एक चर में अगर कमी हो रही है ओके तो दूसरे में वृद्धि होगी, दूसरे में वृद्धि हो रही है ओके मतलब पहले में एक चर में क्या है अगर वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में क्या है कमी हो रही है, तो यानी दोनों में क्या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो आपका ऋणात्मक से संबंध कहलाता है। क्लियर है। अब उदाहरण भी आपको तैयार करके रखना, सिंपल है। मूल्य वृद्धि होना पर पूर्ति वृद्धि होना तो धनात्मक से संबंध, वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी आना ये आपका ऋणात्मक से संबंध है। नेक्स्ट है साधारण एवं भारित निर्देशांक क्या है, तो साधारण निर्देशांक क्या है, वे निर्देशांक जिनमें मूल्यों को कोई भार प्रदान नहीं किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि सभी मदों का भार या सापेक्षित महत्व समान है तो साधारण निर्देशांक कहलाते हैं, और इसे आभार निर्देशांक भी कहते हैं। और भारत निर्देशांक क्या है, भारत निर्देशांक से ऐसे निर्देशांकों से है जिनकी गणना में विभिन्न वस्तुओं को इनका तुलनात्मक एवं अपेक्षित महत्व क्या प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम आपको बताने हैं। तो स्वतंत्रता के समय देश में कार्य करने वाले आधुनिक उद्योग कौन से हैं, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, ये सब क्या है उद्योग उस समय काम कर रहे थे। नेक्स्ट योजना की परिभाषा लिखिए, यानी योजना किसे कहते हैं। तो एक योजना हमें यह बताती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है। योजना का मतलब क्या है, योजना हमें बताती है किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से किस प्रकार से किया जाना है। नेक्स्ट है भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं। तो शैक्षणिक उपलब्धि क्षेत्रीय विषमता क्यों है, शिक्षा का स्तर, कुछ राज्यों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, कुछ में क्या है नीचा है। असमानता प्रति व्यक्ति व्यय, सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय असमान है, कुछ राज्यों में से ज्यादा है तो कुछ राज्यों में कम है। ओके, यहाँ शिक्षा के स्तर में भी क्या है अंतर देखने को मिल रहा है और प्रति व्यक्ति व्यय भी अलग अलग है, इसलिए जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उसमें भी हमें क्या है क्षेत्रीय विषमताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कृषि विपणन से क्या तात्पर्य है, तो कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है। यानी जो किसान की जो फसल है, मान ली किसान ने आलू उगाए हो गए तो आलू को क्या है जो वहाँ उसके उपभोक्ता है वहां तक पहुंचाने का जो हमारी क्रिया है वही कृषि विपणन कहलाती है। श्रम एवं कार्यबल में आपको अंतर बताना इंपॉर्टेंट है, पेड़ से पूछा जा चुका है। श्रम बल और कार्यबल में अंतर, श्रम बल से अभिप्राय काम कर रहे या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों से होता है, जबकि कार्यबल से अभिप्राय काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या से है। श्रम बल से क्या अभिप्राय है, काम करने के इच्छुक व्यक्ति है, जो इच्छुक है वो कहलाएगा श्रम बल में, और जो काम कर रहे हैं व्यक्ति जो काम में लगे हुए हैं। ओके, एक प्रकार की इच्छा करना और एक प्रकार की होता है जैसे मैं अब क्या है कुछ दिन बाद मेहनत करूंगा, ओके कुछ दिन बाद मैं तैयारी करूंगा, और एक तरीके कुछ स्टूडेंट है कि अभी से हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं पेपर कुछ वही टाइम है तो आराम से हम बाद में तैयारी कर लेंगे। तो वही अंतर है यहाँ पर। श्रम बल में क्या है कि काम करने के इच्छुक हैं लोग, और यहाँ जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है तो वो क्या है कार्यबल में। श्रम बल संभावित श्रम का माप है, जबकि श्रम बल में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। कार्य करने के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो श्रम बल में, और कार्यबल वास्तविक श्रम का माप है। कार्यबल में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता, यहाँ इच्छा वाले नहीं चलेगा, जो वास्तव में काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आपको क्या करना है, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधन में वर्गीकृत करना है, बताना कौन नवीनीकरण है कौन आपका गैर नवीनीकरण है। तो नवीनीकरण में वृक्ष मछली जल हो जाएगा, गैर नवीनीकरण में हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, कोयला, लौ इस्पात या लौ अयस्क। जैसे भारत तथा पाकिस्तान ने कौन सी अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया, तो भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के से अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट है चीन में एक संतान की नीति महत्वपूर्ण नीति निहितार्थ क्या है, मतलब चीन ने एक संतान की नीति अपनाई तो इसका क्या कारण है। तो पहला जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम या नियंत्रण करना, लिंग अनुपात को में गिरावट करना, इसके साथ ही कुछ वर्षों के बाद वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात जवान व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। सीमित कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के उपाय उपलब्ध कराने के लिए चीन को बांध होना पड़ेगा, एवं चीन में प्रजनन दर क्या बहुत कम है। तो ये है आपके चीन में एक संतान की नीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में चीन क्यों अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में सफल हुआ है। तो भारत और तथा पाकिस्तान की तुलना में चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि चीन की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, इस नीति के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए विस्तृत आधारिक संरचना सुविधाएं दी गई हैं। यानी चीन ने क्या है जिस हिसाब से उन्हें सुविधाएं चाहिए वो चीन क्या सुविधाएं दे रहा है, इसलिए क्या है यहाँ आकर्षित होती है। नेक्स्ट मानव विकास के विभिन्न संकेतों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के संकेत कौन कौन से हैं,
तो ये क्रम से दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा, नॉर्मल पढ़ के रखिएगा, कम इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है सांख्यिकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के। सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रह, सारणीय, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की क्या प्राप्ति हो सके। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आने के हाई चांस रहने हैं वाले हैं, किसी ना किसी आपके सेट में जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों का संग्रहण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि जो हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया उसे हम प्राप्त कर सकें। अर्थशास्त्र विज्ञान है, कला, स्पष्ट करना इस बात को। तो अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान है, न केवल एक विज्ञान है बल्कि कला भी है। अर्थशास्त्र ज्ञानदायक भी नहीं वरन क्या फलदायक भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों ही समन्वय है। इसमें विज्ञान की तरह कारण एवं परिणामों के मध्य का अध्ययन होता है, साथ ही कला की तरह हमें आदर्शों की प्राप्ति की राह बतलाई गई है। वास्तविक एवं आदर्श के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, अतः इसमें विज्ञान भी है और कला, दोनों का तत्व क्या विद्वान है। नेक्स्ट है द्वितीयक आंकड़ों से कई प्राय इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली वीडियो में मैं आपको क्या प्राथमिक आंकड़े समझा रहा था। ओके, अब द्वितीयक आंकड़े हमसे पूछ लिया है तो प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है। प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े में अंतर तैयार करके रखिएगा। तो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो प्राथमिक आंकड़े में क्या जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं अपने आंकड़े एकत्रित करता है, स्वयं क्या है कार्यस्थल पर जाएगा और आंकड़े एकत्रित करेगा। जबकि द्वितीय आंकड़े में जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं कार्यस्थल पर नहीं जाता है, वो किसी के माध्यम से आंकड़ों का ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या है आपके द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य स्रोत या संस्था से प्राप्त करता है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अन्य शब्दों में वे आंकड़े जो किसी संस्थान द्वारा पूर्व काल में एकत्र किए जा चुके हैं द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट है चरों का अर्थ एवं प्रकार लिखिए, इंपॉर्टेंट ये भी आप करने वाला। तो चर क्या होते हैं? चर है आपका, चर ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण होते हैं जिनका माप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, जो मात्रा तथा आकार के घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये चर के आपको प्रकार बताने हैं। तो खंडित चर वे चर होते हैं। देखिए दो प्रकार के आपके यहाँ चर होते हैं, एक खंडित चर और सतत चर। खंडित चर क्या होते हैं? ये खंडित चर की आपकी हेडिंग हो जाएगी और ये आपकी सतत चर की हेडिंग हो जाएगी। खंडित चर वे चर होते हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और सतत चर वे चर होते हैं जिनका कोई भी माप हो सकता है, कोई भी माप हो सके जिन चर का, वो सतत चर, और जिनके मूल्यों का पूर्णांकों में प्रस्तुत कर सके हम, वो आपके कहलाते खंडित चर। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक आंकड़े या संबंध क्या है? अभी हमने द्वितीयक आंकड़े देखा, अब प्राथमिक आंकड़े देखा। तो प्राथमिक आंकड़े क्या है? वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधान करता है स्वयं एकत्रित करे तो आपके प्राथमिक आंकड़े, और स्वयं अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित ना करे तो किसी के माध्यम से प्राप्त करे आंकड़े तो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो ये आपका दिया है प्राथमिक आंकड़े के बारे में। नेक्स्ट है सतत चर और विविक्त चर में आपको अंतर बताना है। सतत चर क्या है? ऐसा चर जो किसी दिए गए परास के अंतर्गत कोई मूल्य धारण कर सकता है, सतत चर कहलाता है। सतत चर का मान पूर्णांक, भिन्नात्मक, परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। जबकि विविक्त चर में ऐसा चर जो किसी दिए गए परास में केवल विशेष मूल्य ही धारण करता है, विविक्त चर कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें सतत चर में, तो लोगों की उम्र, कद, वजन आदि के सतत चर हैं। विविक्त चर में क्या होता है? परिवार के सदस्यों की संख्या, विद्यालयों या कक्षों में छात्रों की संख्या, ये आपके हैं विविक्त चर। परिभाषा थोड़ा आपको क्या समझने में मतलब आपको दिक्कत होगी क्योंकि नॉर्मल तरीके से पढ़ने में एक दो आप पढ़िएगा, समझिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सतत चर में ऐसा चर होता है जो परास के अंतर्गत कोई भी मूल्य धारण कर सकता है, जबकि विविक्त चर में क्या होता है? परास में केवल विशेष मूल्य ही धारण करता है, एक विशेष मूल्य धारण करेगा वो विविक्त चर, और जो कोई भी मूल्य धारण कर सके वो सतत चर। नेक्स्ट मध्यिका से आप क्या आशा है? परिभाषा दी प्रीवियस में आ चुका है, माध्य मध्यिका बहुलक। माध्य मध्यिका बहुलक अच्छे से आपको तैयार करके रखना है कि परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी तैयार कर लीजिएगा। इस साथ ही माध्य मध्यिका बहुलक के गुण आपको तैयार कर लेना है, माध्य मध्यिका बहुलक के आपको दोष तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आना 100% फिक्स है, हर साल आता ही आता है। क्योंकि किसी सेट में आ जाएगा मध्यिका के गुण लिखिए तो किसी के माध्य के गुण आ जाएगा, किसी सेट में बहुलक के दोष आ जाएगा, इस प्रकार से होता है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ से मतलब आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पूछा है मध्यिका से आपको क्या आशा है? परिभाषा देना है। तो मध्यिका समंक माला के माध्य के पद का मूल्य है। इसके लिए समंक माला के पदों के मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मध्यिका यानी मध्यकांक। तो जो हमारी जो समंक है या पद, ये हमारी जो तालिका दी हुई है, समंक माला दी हुई है, ओके, समंक माला दी है,
तो उसमें जो बीच का पद होगा वो आपके कहलाएगा मध्यिका। लेकिन मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमें से समंग माला दी हुई है कि क्रम से आंकड़े दिए हैं, उनको पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। जब आरोही और अवरोही क्रम में जमा लेंगे तभी हम क्या है बीच का पद सही से वाला प्राप्त कर पाएंगे और वही हमारे क्या मध्यिका कहलाएगा। जैसे प्रोफेसर बाउले के अनुसार परिभाषा दी है, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य पद का मूल्य मध्यिका होता है। तो माध्य क्या है? माध्य एक विशेष सांख्यिकी यंत्र है जो बड़ी संख्या की मदों को एक प्रतिनिधि संख्या में बदल देता है। फिर नेक्स्ट धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध के आपको दो उदाहरण देने हैं। तो धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण दिए हुए हैं कि वस्तु की मांग एवं मूल्य के बीच संबंध, पति पत्नी की आयु के बीच संबंध, ये धनात्मक सहसंबंध है। ऋणात्मक सहसंबंध में ठंडे तापमान व फ्रिज में विक्रय में संबंध, गर्म तापमान व ऊनी कपड़ों के विक्रय में संबंध। यानी मैं आपको देखिए धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध अभी सबसे पहले आपको इस वीडियो में समझा ही चुका हूं, तो वहां मैंने आपको बताया था। धनात्मक संबंध में क्या होता है, तो जो चर होते हैं वो एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, एक ही दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं। अगर एक चर बढ़ रहा तो दूसरा चर भी बढ़ रहा तो आपका धनात्मक सहसंबंध है। क्योंकि ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि दोनों चर क्या विपरीत दिशा में होते हैं, एक चर अगर बढ़ रहा तो दूसरा चर घट रहा है, ओके, एक चर घट रहा तो दूसरा चर बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। और उसके अनुसार आप एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ गर्म तापमान पर ऊनी कपड़ों की बिक्री, ओके, तो अब गर्म तापमान है तो गर्म तापमान है, गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है तो ऊनी कपड़े थोड़ी बिकेंगे, तो ऊनी कपड़ों की जो बिक्री है वो घटेगी। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घटा, तो आपका ऋणात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट है आधार वर्ष की विशेषताएं लिखी, कोई दो आपको विशेषता बतानी है। तो यह वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक असामान्य घटना नहीं घटी हो, अर्थात सामान्य वर्ष होना चाहिए। और आधार वर्ष वास्तविक हो या काल्पनिक ना हो। तो ये है आपके आधार वर्ष की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले जो महत्वपूर्ण का पीडीएफ मटेरियल है, इस साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एक साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लीजिएगा। प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और ऐप से दोस्तों आपको क्या है क्लास 11 इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोर्स ज्वाइन करेंगे कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। वैसे भी दोस्तों फीस बहुत कम है और जैसे ही दोस्तों आप इकोनॉमिक्स 80, हमारा टारगेट इकोनॉमिक्स में 80 में 80 है, तो जैसे ही आप इकोनॉमिक्स में 80 कूपन कोड डालेंगे इकोनॉमिक्स 80, तो सीधे आपको क्या है आपको 50 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यानी नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको क्या है कंप्लीट, ओके, फीस और कम हो जाएगी आपकी, तो नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो आप जिससे आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने के बाद बार बार आप क्या रिवीजन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संगणना या पूर्ण गणना की विधि किसे कहते हैं? तो वह विधि जिसके अंतर्गत समस्या से संबंधित समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है संगणना या पूर्ण गणना कहलाती है। इस विधि में समस्त क्षेत्र या समग्र का अध्ययन करने का निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें क्या हुआ, समग्र क्षेत्र यानी संपूर्ण जब अध्ययन कर लिया जाएगा तभी इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके साथ ही पूर्ण गणना विधि, नाम ही उसका पूर्ण गणना विधि, यानी इसमें प्रत्येक इकाई समस्या की क्या है प्रत्येक इकाई को क्या अध्ययन गहनता के साथ किया जाता है और सभी क्षेत्र का क्या है विस्तार से थोड़ा मतलब गहन डिटेल से थोड़ा अध्ययन किया जाए, तो आपको क्या समझ जाइए वो क्या है पूर्ण गणना विधि है। समांतर माध्य के प्रकार आपको बताना है। तो समांतर प्रकार के माध्य के 2 प्रमुख प्रकार है, एक सरल समांतर माध्य, एक भारे समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए समंगमाला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। पद मूल्यों के योग में पदों के संख्या भाग देकर इसी गणना की जाती है। और भारे समांतर माध्य इसके अंतर्गत प्रत्येक पद को व्यक्तिगत महत्व के अनुसार भार दिया जाता है तथा प्रत्येक पद के मूल्य में भार का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल के योग में भारों का गुणा देकर भारे समांतर माध्य निकला जाता है। तो यहाँ दोस्तों आप क्या है सरल समांतर माध्य समझ गए होंगे। सरल समांतर माध्य क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए समंगमाला के सभी पदों को हम समान महत्व देते हैं, सभी को हम जोड़ देते हैं, पदों के मूल्यों का योग कर देते हैं और पदों की संख्या में भाग लगाते हैं, तो हमारा ये निकल कर आ जाता है। क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके सारा समांतर माध्य। भारे समांतर माध्य में क्या होता है कि प्रत्येक पद को व्यक्तिगत यानी पर्सनल सबको हर पद को महत्व दिया जाता है और उसको क्या है उनके अनुसार भार दिया जाता है। प्रत्येक पद के मूल्य को भार से गुणा कर देते हैं, फिर जो प्राप्त में गुणनफल का योग होता है उसके भारों का जो गुणा कर देने पर हमें भारे समांतर माध्य निकल कर आता है। नेक्स्ट बहुलक या भूयिष्ठ की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। माध्य मध्यिका की मैं आपको पहली परिभाषा बता चुका हूँ। ओके, अब बहुलक की और परिभाषा देख लीजिए। तो बहुलक क्या है, तो कास्टन और काउंडेन के अनुसार भूयिष्ठ या बहुलक की बात रहने वाली है। किसी वितरण का वह मूल्य है जिसके चरों के तरफ श्रेणी की अधिकतम इकाई केंद्रित हो, यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है वो आपका बहुलक रहता है। सहसंबंध क्या है, तो सहसंबंध 2 चरों के बीच का माप होता है। यह एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो 2 चरों अथवा चरों के मध्य
जो चरों के संबंध का मापन एवं विश्लेषण करती है तथा यह बताती है कि दो चर एक दूसरे के संदर्भ में किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं। यह आपके सहसंबंध के बारे में। जैसे कीमत सूचकांक तथा मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है, तो कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक में आपको अंतर बताना है। कीमत सूचकांक वस्तुओं की कीमतों से संबंधित होता है, दो समयावधि में हुए कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसके विपरीत मात्रा सूचकांक वस्तुओं की मात्राओं से संबंधित है, जो दो समय अवधि में वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री, उपभोग आदि के होने वाले परिवर्तन को नापता है। कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक के बारे में आपका बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने योजना क्यों चुना? तो योजना क्यों चुनी? तो देश के आर्थिक विकास को गति को तीव्र करने के लिए भारत ने योजना को चुना। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के आर्थिक नियोजन की अतिरिक्त दूसरा विकल्प स्वतंत्र बाजार व्यवस्था, जिसके अंतर्गत उत्पादक सभी क्रियाएं लाभ की दृष्टि से करता है। जो उत्पादक होता है वो जितनी वस्तु उत्पादन कर रहा है वो क्या लाभ की दृष्टि से करता है, परंतु यह व्यवस्था भारत के लिए क्या अनुपयुक्त थी। जैसे हरित क्रांति क्या है, इसके ऐसे किसानों को क्या आपको दो लाभ बताने। तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति सही प्राय उत्पादन की तकनीक में को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से कहते हैं हरित क्रांति। किसानों से क्या क्या लाभ हुए कि हरित क्रांति से किसानों के गेहूं तथा चावल उत्पादन करने में समर्थ हुआ है। इसके साथ ही किसान के पास अब बाजार बेचने के लिए काफी अनाज है और किसानों का जीवन स्तर में भी अब क्या सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है, मानव पूंजी तथा आर्थिक समृद्धि को संबंध आपको स्पष्ट करना है। तो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रवास, सूचना व्यय से मानव पूंजी का निर्माण होता है। उपरोक्त मदों पर किए गए व्यय से उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ खोजी दृष्टिकोण विकसित होता है एवं नए परिवर्तनों को अपनाने में योग्यता पैदा करती है। इन सभी कारणों से आर्थिक समृद्धि एवं मानव पूंजी के सीधे संबंध है। मानव पूंजी के उच्च स्तर से आय एवं आर्थिक समृद्धि का स्तर ऊंचा भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैविक कृषि धारणी विकास को किस प्रकार से बढ़ावा देती है? जैविक कृषि धारणी विकास किस तरीके से बढ़ावा देती है? तो रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं। यानी जो जैसे एक दो खेत है, मान लीजिए एक खेत में क्या है रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, दूसरी में जो जैव उर्वरक होती है, जैव उर्वरक में आपका जैसे गोबर खाद हो गया, इनका उपयोग किया जा रहा है। तो दोनों में तो अनाज तो गया, दोनों में अच्छी मात्रा में अनाज हो गया, लेकिन पोषक तत्व किस में हो गए? तो जो जैव उर्वरक जिसमें उपयोग हुआ है, गोबर वाली खाद उपयोग हुई है, उसमें ज्यादा पोषक तत्व होंगे। जबकि रासायनिक जो रासायनिक उर्वरक का जिस खेत में प्रयोग हुआ है वहां से उत्पन्न होने वाला जो अनाज की मात्रा तो ज्यादा होगी, लेकिन उसमें पोषक तत्व इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणी विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। इस तरह जैविक कृषि धारणी विकास को क्या है बढ़ावा देता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल के समय बात करें तो आजकल जो किसी खेती हो रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य अपना भोजन नहीं, मतलब अपने लिए गेहूं तो ठीक ही है, मेन होता है बेचने के उद्देश्य, पैसे कमाने के उद्देश्य क्या है, किसान जैसे खेती कर रहा है। ओके, तो वो चाहता कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है ज्यादा से ज्यादा अनाज मिले। ओके, जिसके सामने चाहे जितनी चाहे रासायनिक हमें जो यूरिया होती है, खाद होती है, उसका उपयोग करना पड़े, लेकिन हमें क्या है मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम के कोई दो आपको उद्देश्य लिखना है। तो मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को 100 दिन तक दिहाड़ी या रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आजीविका का स्रोत प्रदान करना। नेक्स्ट है, वुडलैंड आयोग किसे कहते हैं? तो वुडलैंड आयोग को विश्व पर्यावरण और विकास के आयोग के रूप में जाना जाता है। 1984 में से 1987 तक संचालित रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया के देशों को सतत विकास के लक्ष्य को निर्देशित करने में मदद करना था। इस आयोग में भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया गया है। फिर आपको निम्न चीज़ों को समझाना है। आसियान के बारे में पूछा जा रहा है, आयत प्रतिस्थापन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसे आपको तय करना है आसियान क्या होता है। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और यह संगठन राजनीतिक और आर्थिक है और इसमें ये देश क्या शामिल हैं। नेक्स्ट आयात प्रतिस्थापन, सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती हैं। इस नीति को कहा आयात नियंत्रण, आयात शुल्क या अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। इस नीति का ध्येय यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और रोजगार संवर्धन के उद्देश्य का प्रोत्साहन किया जाता है। जैसे सार्क का आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, सार्क के बारे में बताना है। तो सार्क को पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फिर आपको याद रखना है। ओके, तो फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और कुल कितने देश यहाँ सदस्य हैं? तो 8 देशों का संघ होता है। उनके नाम आपको तैयार करके रखना है।
फिर इसके बाद सार्क दक्षिण एशियाई जन समुदाय की मैत्री, विश्वास, सूझबूझ के आधार पर मिलजुल कर कार्य करने का एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक सामाजिक विकास में समृद्ध करना। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी से आप क्या समझते हैं? चीन में कम्युनिस्ट प्रणाली को समझाइए। तो कम्युनिस्ट पद्धति वह पद्धति है जिसमें लोग सामूहिक रूप से खेती करने में, चीन में कम्युनिस्ट सामूहिक सरकारी खेती के लिए चालू किए गए हैं। 1958 में चीन में 26,000 कम्युनिस्ट थे, जिसके अंतर्गत देश के समस्त कृषि जनसंख्या आती थी। नेक्स्ट, चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्यों स्थापित किए गए? तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने कहा 2 अंक वाले जितने भी आपके महापुरुष थे मैंने आपको कहा कवर करा दिए हैं, सब दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। तो आज दोस्तों हमारे 2 अंक वाले कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की वीडियो में हम दोस्तों 3 अंक वाले महापुरुष देखेंगे। और क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पे आकर आप क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।